नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लासेज हैं उनको आज हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं जो कि चैनल पे अपलोडेड हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जो 2 हमने टॉपिक कवर किए हैं उसमें सबसे पहला तो जो विदेशी कंपनियां हैं उनका आगमन कैसे कैसे हुआ है, और उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक था उसमें हमने देखा कि एंग्लो बंगाल कॉन्फ्लिक्ट, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हुई और जो प्रश्न आने वाले हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे देखा। आज हम चैप्टर नंबर 3 इसका कवरअप करते हैं। इसमें हमने लिया है क्षेत्रीय राज्य। इसमें 2 राज्य हमने लिए हैं आज, पंजाब और मैसूर। ठीक है, बंगाल का डिस्कशन हो चुका है। इसके बाद अवध बचेगा, तो अवध के लिए एक सेपरेट वीडियो हम अलग से कराएंगे उसमें। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक कवरअप होगा ये पूरा, ये पंजाब से रिलेटेड होगा और मैसूर। ठीक है, तो इसमें जैसे कि सबसे पहला प्रश्न ये दिया गया है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो यहाँ पे अब पंजाब में अगर हम जो राज्य की स्थापना हुई उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे ले लेते हैं, जिससे कि मतलब आपके सारे जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, आई होप ये सारे कवरअप हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक जो कॉन्सेप्चुअल डिक्लेरेशन है उनका वो कर लेते हैं कि सिख एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उनका जब से उदय हुआ उसके बाद से चीज़ें क्या हुई और रणजीत सिंह ने क्या क्या कैसे कैसे सारी चीज़ों को किया है, वो उसमें सारा डिटेल आ जाएगा। उसी में आपका ये शुक्र चकिया मिसल मिसल क्या होता है, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसका बेसिक काम क्या होता था, ये सारी चीज़ें इसी में हम कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर स्टार्टिंग हम इसकी करें तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद फैजुल्लापुर या फिजूलपुरिया मिसल, इसका नाम कहीं कहीं फैजुल्लापुर लिखा रहता है और कहीं कहीं फिजूलपुरिया भी लिखा रहता है। ठीक है, तो फिजूलपुरिया मिस्ल के एक संस्थापक थे, उनका नाम था कपूर सिंह। ठीक है, तो कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की। ठीक है, दल खालसा की स्थापना की। अब दल खालसा क्या होता है? देखिए, दल खालसा का मतलब ये होता है कि जो सिख समाज है उसको एकत्रित होना, इसको हम कहते हैं दल खालसा। और इसी में एक और चीज़ प्रारंभ की, उसको कहते हैं गुरुमत्ता। इसमें मतलब निर्णय लेने के एक क्षमता को, इसको कहते हैं गुरुमत्ता। और यहीं पे शुरू हुआ, राखी प्रथा प्रारंभ हुई। ठीक है, राखी प्रथा का प्रारंभ हुआ। अब राखी प्रथा में क्या होता था कि सिख सरदार किसी भी गांव को मतलब गोद ले लेते थे, ऐसे मतलब उनको रक्षा का वचन देते थे। और इसमें क्या होता था कि 1/5 भाग जो कर होता था ये गांव वाले जो मतलब सिख समाज होता था उसको देते थे, जो उसकी रक्षा करते थे। लेकिन ये जो कर होता था ये स्वैच्छिक होता था, ये डिपेंड करता था कि गांव वाले देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं या क्या है कैसे नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जब ये अलग अलग गाँवों को गोद लेना शुरू कर दिया उन्होंने, तो इस तरह से अलग अलग गाँव को जब गोद लिया तो उसी में 12 टाइप की मिसलों का जन्म हुआ। ठीक है, यानी 12 मिसल ऐसी आई जो कि गाँव की रक्षा की जिम्मेदारियां ले रही थी। अब उन्हीं 12 मिसलों को स्थापित किया गया और उन्हीं 12 मिसलों की डिटेल आज हम यहाँ पे वन बाई वन सारी देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो मिसल है वो 12 मिसल हैं। आप नाम सुन लीजिए काफ़ी। इसमें सिर्फ एक जो मिसल है सुकेर चकिया मिसल, जिससे रणजीत सिंह रिलेटेड है, उन्हीं का हमें सारा डिटेल पढ़ना है। बाकी और सारे को तो हमें ज़्यादा वैसा नहीं डीपली देखना है, लेकिन एक बार आप फिर भी नाम सुन लीजिए। उनके जो प्रमुख हैं जिन्होंने उसकी स्थापना की उनका नाम आप सुन लीजिए। तो इसमें सबसे पहली जो मिसल थी वो नक्कई मिसल थी। इसके जो प्रमुख थे या संस्थापक थे वो हीरा सिंह। भांगी या भंगी मिसल हरी सिंह। रामगढ़िया मिसल जस्सा सिंह। और चौथा जो है वो कन्हैया मिसल, कन्हैया मिसल के संस्थापक जय सिंह थे। उसके बाद फिर सुकेर चकिया मिसल, चरत सिंह इसके संस्थापक थे। इसी से रणजीत सिंह रिलेटेड हैं। उसके बाद निशानिया मिसल है, अहलुवालिया मिसल है, धनई मिसल है, करोड़ा सिंधिया मिसल है, फुलकिया मिसल है, दल्ले हवाला मिसल है, और फिर फिजूलपुरिया या फेजुल्लापुरिया मिसल, जिसकी हम अभी ऊपर बात कर रहे थे, कपूर सिंह जिसके संस्थापक थे। तो ये जो है ये मिसल क्या होती है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और इनकी स्थापना हुई कैसे आखिर में? तो ये इनका जो स्थापना हुआ, ये राखी प्रथा जो प्रारंभ हुई उससे, ये गांव की रक्षा का जो वचन लेने का एक मतलब वो था, उससे इनकी स्थापना हो गई। अब क्या था कि देखिए, सिख समाज जो था वो 12 मिसलों में छोटे छोटे बटा हुआ था। तो उनमें शासकीय इकाई का अभाव था। ये मतलब जो 12 मिसल थी ये अलग अलग वर्किंग करती थी, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता था। और टोटली ये अलग अलग इंडिपेंडेंट लेवल पे काम करते थे। तो सुकेर चकिया मिसल के जो प्रमुख थे उनका नाम था चरत सिंह, या सॉरी महासिंह। चरत सिंह तो उसके संस्थापक थे, लेकिन उसके जो प्रमुख थे उनका नाम था महासिंह। और इन्हीं महासिंह के पुत्र थे रणजीत सिंह। ठीक है, तो रणजीत सिंह का जो कार्यकाल शुरू होता है वो शुरू होता है 1792 से।
1792 से रणजीत सिंह का कार्यकाल शुरू होता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मतलब सुकेत चकिया मिस्र से और सारी चीज़ें थी। अब देखिए इसी में एक छोटा सा आपको वो मिलेगा अफगानिस्तान के राजा जमान शाह से। अब ये जमान शाह से इसका मतलब जो रिलेशन है यहाँ पे वो ये है कि जो कोहनूर हीरा था रणजीत सिंह को मिला था वो अफगानिस्तान से ही मिला था। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने उसको ले लिया था। तो यहाँ पे हम और इसके बारे में डिटेल कर तो देखिए जमान सिंह ने ही लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति किसको दी थी? वो दी थी राजा रणजीत सिंह को। और उन्होंने ही जमान सिंह ने ही रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल इसमें ये है। अब इसमें यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1809 का जो साल आता है ये आता है अमृतसर की संधि से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है अमृतसर की संधि। एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये पूछा गया कि डेट कब हुई थी, अमृतसर की संधि कब हुई थी, और ये पूछा गया है कि किसके किसके बीच हुई थी और किस नदी की सीमा के पास ये हुई थी। तो ये हुआ था रणजीत सिंह, याद रखिएगा, रणजीत सिंह के बीच में और मेटकाफ के बीच में हुआ था, ये समझौता हुआ था। अब मेटकाफ या अंग्रेजों ने समझौता इसलिए किया था कि वो बड़े अस्थिर थे रशिया से और नेपोलियन से लेके, वो बड़ा डरे डरे से रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग आक्रमण कर दें। तो रणजीत सिंह से इसलिए से उन्होंने ये समझौता किया था एक। और यहीं पे 1809 में ही सतलज नदी की सीमा पर यह सीमा हुई संधि हुई थी। सतलज नदी की सीमा पर संधि हुई थी, अमृतसर की संधि, याद रखिएगा। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें दिमाग में रहेंगी, आपको प्रश्न या उत्तर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, इसके एक साल पहले ही खैर 1838 से लेकर 1842 तक जो पहला आंग्ल अफगान संघर्ष है वो स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी की बात कर लें तो यहाँ पे खड़ग सिंह का नाम आता है, निहाल सिंह का नाम आता है, शेर सिंह का नाम आता है, और सबसे लास्ट में आता है दिलीप सिंह का नाम। दलीप सिंह या दिलीप सिंह जो भी है, तो ये सबसे लास्ट थे वहाँ के। ये प्रश्न भी पूछा गया, कई बार पूछा गया, अभी आप एमसीक्यू उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये प्रश्न आया है। तो इनका जो कार्यकाल दिलीप सिंह का रहा है वो रहा है 1843 से लेकर 1849 तक। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल डिटेल था सिक्स के बारे में जो कि पंजाब से रिलेट करते हैं। अब इसके वन बाय वन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ यही सारी चीज़ें इस प्रश्न में पूछी गई हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर, सही बात है, श्रीनगर जो है वो सम्मिलित था। देखिए 1799 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का प्रांतीय शासक पद दिया था। ठीक है, और 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर एवं जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। ओके, तो लाहौर जो बनाई थी रणजीत सिंह ने, उनकी दो राजधानियां थी। लाहौर को बनाया जो उन्होंने, वो बनाई उन्होंने राजनीतिक राजधानी। ठीक है, राजनीतिक राजधानी लाहौर को बनाई, और धार्मिक राजधानी अपनी बनाई किसको? धार्मिक राजधानी बनाई अमृतसर को। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, श्रीनगर सम्मिलित था। ठीक है, रणजीत सिंह संबंधित थे किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। आई होप आपको मिसल अब कभी नहीं भूलेगा ये जो कॉन्सेप्ट है कि मिसल क्या होता है, कैसे बनती है। और महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी तो क्या थी? लाहौर थी। जब देखिए जब राजधानी पूछा जाएगा तो सिंपल लाहौर आएगा, और अगर उसी में कैटेगराइजेशन किया जाएगा कि धार्मिक राजधानी कौन थी तो धार्मिक राजधानी उनकी अमृतसर थी, और अगर राजनीतिक राजधानी की बात की जाएगी तो फिर वो लाहौर हो जाएगी। ठीक है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। ये अफगानिस्तान का शासक था, और ये जो प्राप्त किया था ये किया था 1814 में। ठीक है, मतलब रणजीत सिंह को भेंट किया था इसने, प्राप्त नहीं किया था उन्होंने, शाह शुजा ने भेंट किया था रणजीत सिंह को 1814 ईस्वी में कोहनूर हीरा। ओके, इसके बाद ये एक स्टेटमेंट है, ईश्वर की इच्छा थी मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसने कहा? तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा है ये कथन। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? तो मैंने अभी पहले भी बताया आपको, खड़ग सिंह थे, और उसके बाद एक नाम और आता है निहाल सिंह, और तीसरा जो नाम आता है वो है शेर सिंह। ठीक है, और चांद कौर का भी नाम आता है जो कि खड़ग सिंह की क्या थी? ये विधवा थी। खड़ग सिंह की ये विधवा थी, उनकी हत्या हुई थी। ठीक है, और इसके बाद फिर नाम आएगा दिलीप सिंह का जो कि लास्ट वो थे।
सिख राज्य के अंतिम राजा कौन थे? तो दलीप सिंह थे, या दिलीप सिंह, एक ही बात है। इनका जो कार्यकाल रहा कब तक रहा? 1843 से लेके 1849 तक का। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये लास्ट है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य थे। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो आंग्ल सिख संघर्ष है। ठीक है। तो इसमें आपका ये चीज़ आ जाएगा कि तीन जो मतलब 3 लोगों की समिति थी, ये पहले कितने सदस्य शासन चलाते थे, फिर बाद में उसको 3 लोग जो शासन है वो क्यों चलाने लगे। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आंग्ल सिख संघर्ष। आंग्ल सिख संघर्ष। ठीक है। तो आंग्ल सिख संघर्ष 2 चरण में हुआ, मतलब 2 हुआ, ये कह सकते हैं आप। पहला हुआ और दूसरा हुआ। पहले का जो टाइम पीरियड रहा वो 1845 से लेके 1846, और दूसरे का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1848 से 1849। तो ये 2 टाइम पीरियड में आंग्ल सिख संघर्ष हुआ। अब पहला जो आंग्ल सिख संघर्ष हुआ, इसमें हुआ लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर, याद रखिएगा, लाहौर की संधि। ठीक है। अब ये लाहौर की संधि कब हुई? ये हुई 9 मार्च 1846 को। ठीक है। तो इसमें अंग्रेजों ने सिख को दोषी बनाया और काफ़ी कुछ मतलब हर्जाना लिया, तो ये सारा अलग है। इसके बाद फिर एक संधि इसी में और हुई, उसको कहते हैं भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि अक्सर ये मैच करने के लिए पूछा जाता है कि कौन सी संधि कब हुई, तो ये हुआ 22 दिसंबर 1846 को। ठीक है। तो लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि एक ही साल हुई, बस लाहौर की संधि 9 मार्च को होती है और भैरोवाल की संधि जो होती है वो 22 दिसंबर को होती है। ठीक है। तो ये 2 जो ट्रीटी हैं ये रिलेटेड हैं पहली आंग्ल सिख संघर्ष से। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो दूसरा आंग्ल सिख संघर्ष हुआ, उसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1848 से लेकर 1849 तक का। ठीक है। 48 से 1849 तक। अब इसमें कॉन्करेंट 3 युद्ध हुए। तीनों युद्ध के बारे में पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है रामनगर का युद्ध, रामनगर का युद्ध। दूसरा है चिलियावाला युद्ध, ये शायद पहले अभी हमने देखा था, चिलियावाला युद्ध। और तीसरा है जो वो गुजरात का युद्ध है। ठीक है। तो रामनगर और चिलियावाले युद्ध में कौन जीता? सिख जीते थे, और गुजरात के युद्ध में अंग्रेज जीते थे। रामनगर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 22 नवंबर 1848 को, और चिलियावाला जो युद्ध हुआ था वो 13 जनवरी 1849 को हुआ, और फिर ये दिसंबर में आके, या सॉरी 21 फरवरी 1849 को। तो जो द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष था उसमें 3 कॉन्करेंट युद्ध हुए, रामनगर का युद्ध, चिलियावाला युद्ध और गुजरात का युद्ध। जिसमें रामनगर का युद्ध जो हुआ वो 1948 सॉरी 1848 में हुआ, और जो चिलियावाला और गुजरात का युद्ध था ये हुआ 1849 में। ठीक है। इसी के बाद से फिर अंग्रेजों का सिख पे नियंत्रण हो गया, यानी इसका जो परिणाम क्या हुआ, दोनों जो युद्ध हुए, सिख राज्य पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। और यहाँ पे पहले 8 सदस्य शासन चलाते थे, 8 सदस्य पहले शासन चलाते थे। अब कितने साथ चलाएंगे? वो 3 सदस्य होंगे। अब वो सदस्यों का नाम क्या क्या है? तो पहले का जो नाम है वो है हेनरी लॉरेंस। ठीक है। हेनरी लॉरेंस, ये क्या चलाता है? ये प्रशासन के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस के लिए राजस्व प्रशासन। ठीक है, राजस्व प्रशासन। और उसके बाद फिर चार्ल्स मैसन या चार्ल्स ग्रेविल मानसेल या मैसन, कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ये कोर्ट देखते थे, यानी न्यायालय के लिए ये देखते थे। ठीक है। तो आई होप ये पूरा जो एक बैकअप था आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो एक रिजल्टेंट आया, यानी 8 सदस्य जो शासन करते थे उससे घटा के 3 सदस्य घटाए गए। तो क्यों घटाए गए? क्योंकि जब आंग्ल सिख संघर्ष हुआ कॉन्करेंट 2, उसका ये रिजल्टेंट रहा कि जो शासन पहले 8 लोग करते थे वो 3 लोग करने लगे, और वो तीनों लोगों के नाम क्या हैं और वो तीनों लोग क्या क्या बियर करते थे, कौन कौन सी चीज़ों को होल्ड करते थे, वो सारी चीज़ें डिटेल है। ठीक है। तो आई होप ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। और इसी के बाद दलीप सिंह जो लास्ट राजा थे, तो उनको अंग्रेजों के संरक्षण में पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया था, और जो सिख खजाना था यानी कोहनूर हीरा, कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के हाथ यहीं से लग गया था। ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल डिटेल था सिख के बारे में या पंजाब के बारे में। अब यहाँ पे फिर से ये आ गया मैसूर के बारे में डिटेल पूरी, कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ, कौन विजयी हुआ, तो यहाँ पे क्या टाइम पीरियड भी दिया गया है, तो ये हैदर अली, इसके बारे में डिटेल है यहाँ पे। तो अब हम पूरा देखते हैं
कि जो आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ उसके बारे में सारी चीज़ें देख लेते हैं वन बाय वन, कि कैसे कैसे आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ, उसमें हैदर अली का उदय कैसे होता है, फिर टीपू कैसे आता है, और कितने युद्ध होते हैं, और सभी जितने जो युद्ध हुए उससे पर्टिकुलर क्या क्या इफेक्ट आए और कितनी ट्रीटियाँ हुई, वो सारी चीज़ें ओवरऑल हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सॉरी 1766 से लेकर 69 के बीच में हुआ, जिसमें कि हैदर अली विजयी हुआ। तो हैदर अली का सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट या आंग्ल मैसूर संघर्ष पढ़िए तो आप क्या पढ़िए उसमें, ठीक है। देखिए जब भी आप आंग्ल मैसूर संघर्ष पढ़िए तो उसमें आप सिर्फ 4 चीज़ पढ़ लीजिए, आपका पूरा ये कवर अप हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले आप देख लीजिए मैसूर वंश का परिचय। मैसूर वंश के परिचय में आपको क्या देखना है। देखिए विजयनगर शासक जो था वेंकट द्वितीय, उसके समय में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी, जो कि एक हिंदू राजवंश था। उसके बाद फिर 1704 में चिक्का देवराज मैसूर का शासक बना, और उसी के बाद 1719 के आसपास आएंगे तो आपको देवराज मिलेगा, जो कि सेनापति था, और सर्वाधिकारी यानी राजस्व और वित्त नियंत्रक नंदराज था। और इसी समय इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर हैदर अली ने सत्ता पर नियंत्रण प्राप्त किया, जो कि टाइम पीरियड कितना था, वो 1760 से लेकर 1761 तक का था, और यहीं से फिर हैदर अली का उदय होता है। ठीक है। तो आपने इसमें सबसे पहला क्या देखा, सबसे पहला आपने पढ़ा मैसूर वंश का परिचय, बेसिक परिचय, जो एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं उससे रिलेट करके पढ़िए, ज़्यादा कोई इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा जो आप लीजिए इसमें हैदर अली का परिचय। ठीक है। अब हैदर अली के परिचय में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। बेसिक इंट्रोडक्शन उसके बारे में ले लीजिए कि जन्म कब हुआ, नंदराज की सेना में भर्ती हुआ, 1755 में वो फौजदार बना डिंडीगुल का, उसका सलाहकार खांडे राव था, फ्रांसीसियों से उसने काफ़ी सहयोग लिया, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना उसने 1758 में की। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ इसमें आप डिटेल ले लीजिए कि हैदर अली के परिचय के बारे में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है। और एक और फैक्ट मैं बता दूं हैदर अली के बारे में आपको, कि हैदर अली का जो अधिकांश शासक था, वो सॉरी अधिकांश जो मंत्री थे वो हिंदू थे। उसने चामुंडेश्वरी मंदिर के लिए दान भी दिया था। ठीक है। उसके सोने व तांबे के सिक्के पर शिव पार्वती और विष्णु के चित्र अंकित कराए थे। बाद में फिर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद तीसरा पार्ट इसमें आप उठा लीजिए टीपू के बारे में, टीपू का परिचय, टीपू कैसे कैसे क्या क्या उसका उद्भव कैसे हुआ, उसके क्या काम रहे, वो सारी चीज़ें। और लास्ट में आप फोर्थ पॉइंट इसका कर लीजिए एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट, यानी आंग्ल मैसूर संघर्ष। अब जब आंग्ल मैसूर संघर्ष पढ़ेंगे आप तो इसमें हैदर अली भी आएगा और टीपू टीपू भी आएगा, है ना। तो ये सारी डिटेल आप इस तरह से कवर अप करेंगे तो ये छोटा सा एक टॉपिक होगा, और आई थिंक एक पेज में कवर अप हो जाएगा, ज़्यादा इसमें आपको समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना जानिए कि एक प्रश्न इससे श्योर आना ही आना है, वो आता है, आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा। कई बार मतलब जो अ, प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है, चतुर्थ चरण है, इन सब से जो क्या क्या ट्रीटी हुई रिलेटेड, ये सारे पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह से आते रहते हैं ये सब प्रश्न पूरे। तो यहाँ पे हमने देखा हैदर अली का परिचय, तो हैदर अली के बारे में ये सारी डिटेल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम टीपू की यहीं पे बात कर लें, टीपू, तो देखिए 1782 में हैदर अली की मृत्यु होती है, और 1782 में ही हैदर अली मैसूर का शासक बनता है, और ये 1799 में जाके मरेगा, जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष होगा, उसमें इसकी मृत्यु होती है। ठीक है। अब टीपू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो वो है कि टीपू ने आधुनिक कैलेंडर अपनाया, और उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, और हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया। जैसे कि अगर कुछ नाम आप जानना चाहें तो पुरनिया है, कृष्ण राव क्या थे, प्रमुख मंत्री थे। 1791 में मराठा आक्रमण के परिणाम स्वरूप टूटे श्रृंगेरी मंदिर को बनवाने के लिए शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था। किसने दिया था? टीपू ने दिया था। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएशन रखिएगा कि टीपू ने जो धन दिया था किस मंदिर के लिए, वो श्रृंगेरी मंदिर के लिए दिया था। ठीक है। और जो हैदर अली ने जो दिया था वो चामुंडेश्वरी मंदिर के लिए दिया था। तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएशन रखिएगा, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में पूछ ही लिया जाए। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित श्री रंगनाथ मंदिर अथवा गंगाधारेश्वर के मंदिर की पूजा में उसने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उसके दो पुत्र थे, उनका नाम था अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन। ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट पे। देखिए इतिहास तो इसका एक हिसाब से काफ़ी पुराना है, वो मराठा और मैसूर और अंग्रेज़,
ये तीनों मिल के इधर उधर लड़ते रहे आपस में। उसमें कभी कभी फ्रेंच भी आते थे और इंग्लिश अंग्रेज भी आते थे। तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट इस पे आ रहा हूँ कि जो 4 एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट हुए उसमें क्या क्या हुए, जो कि एग्जामिनेशन के लिए आपके पास काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें एक संक्षिप्त नोट हो जाए, जिससे आप उनका रिवीजन कर सकें टाइम टू टाइम। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ प्रीलिम्स देना है और मुख्य परीक्षा में आपको इतिहास तो लिखना नहीं है वहाँ पे, है ना। आपको तो बस खाली वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आंसर करने हैं उसके। तो देखिए ये चतुर्चरणीय संघर्ष था। इसका अगर कारण हम देखें कि क्यों हुआ, तो इसमें हैदर की महत्वाकांक्षा पहला आता है, और फिर त्रिगुट का निर्माण हो गया था जिसमें अंग्रेज, मराठे, निजाम ये तीनों थे। और इसका अगर तात्कालिक कारण देखें तो हैदर और फ्रांसीसियों का संगठन था, ये दोनों का संगठन हुआ तो अंग्रेजों को चिंता होने लगी, और फिर वो पहला जो आंग्ल मैसूर संघर्ष था वो शुरू हो गया। टाइम पीरियड अगर देखें तो वो हुआ 1767 से लेकर 1769 तक का, ये पहला आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ। ओके, इसमें इसका जो रिजल्टेंट हुआ वो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई, यानी मद्रास की संधि हुई। इसको नोट करिएगा आप, मद्रास की संधि कब हुई? 1769 में। टीपू ने हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। तो ये एक प्रतिरक्षात्मक संधि की थी। किसने की थी? अंग्रेजों ने। उसके बाद जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसका टाइम पीरियड था 1780 से लेकर 1784 के बीच में। 1782 में हुई थी सालबाई की संधि। ठीक है, इसी के रिजल्टेंट में, यानी जो दूसरा आंग्ल मैसूर संघर्ष था उसका जो रिजल्टेंट रहा वो रहा मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि कब हुई? वो 1784 में हुई, और इसी से युद्ध समाप्त हो गया। इसी में हैदर की मृत्यु हो गई थी, इसी वजह से युद्ध रोकना पड़ा। तीसरा जो आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ वो हुआ 1790 से लेकर 1792 के बीच में, और इसका जो रिजल्टेंट हुआ वो हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये किसने की थी? ये टीपू ने की थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि की 1792 में। ठीक है, यहीं पे टीपू के पास पैसा नहीं था देने के लिए उनको, तो उसने अपने बच्चों को गिरवी रखा था अंग्रेजों के पास। ठीक है, अब उसके बाद जो चौथा आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ वो हुआ 1799 में, और इसमें टीपू मारा गया और फिर सहायक संधि मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। मतलब टीपू से वही सहायक संधि मानने के लिए कहा गया था, लेकिन टीपू नहीं माना, तो फिर युद्ध हुआ और टीपू मारा गया। तो फिर 1799 के बाद से मैसूर वंश खत्म हो गया पूरी तरीके से। और इसका जो परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि वाडियार वंश की फिर से स्थापना हो गई और अंग्रेजी संरक्षण में आ गया। वो 1799 में सहायक संधि उसने स्वीकार कर ली और राज्य का एक बड़ा भाग अंग्रेजों को मिल गया। और उसी में 1831 में लॉर्ड विलियम बैटिंग ने मैसूर मिला लिया था अपने में, और 1884 में लॉर्ड रिपन ने मैसूर को स्वतंत्र किया था। ठीक है, तो ये सारा ओवरऑल डिटेल था मैसूर के बारे में। तो अब हम यहाँ पे इसके एमसीक्यू को देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो आपने देखा है 67 to 69, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 67 to 69। हैदर अली उसमें विजयी हुआ था, हमने आपको पहले ही बताया। इसका जो रिजल्टेंट रहा है वो क्या रहा है? वो ट्रीटी ऑफ मद्रास रहा है 1769। आप ये सब चीज़ें भी याद रखिएगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनो के युद्ध के मैदान में हराया था वो कौन था? वो था सर आयर कूट। ठीक है, तो आयर कूट ने इसको हैदर अली को पोर्टनो के युद्ध में हराया था, और इसी मतलब पोर्टनो के युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है, और इसका जो रिजल्टेंट था वो था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाई? श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए, तो किसने किया था? वो टीपू ने किया था। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो वो की थी टीपू सुल्तान के साथ। कौन सा? ये तीसरा जो फेज है इस पूरे संघर्ष का, एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट का तीसरा संघर्ष, यानी तृतीय चरण था, जो कि जिसका जो टाइम पीरियड क्या था? 1790 से लेकर 92। और इसका जो रिजल्टेंट क्या हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 में हुई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारा गया। कब मारा गया वो? तो वो 1799 में मारा गया, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के साथ। ठीक है, इसके बाद ये देखिए मैच करने को इसमें आया है कि इसको मैच करना है आपको। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो अनिर्णायक था। अनिर्णायक क्यों था? क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और मैंगलोर की संधि कर ली थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ था और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया था। इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जिसको हम कहते हैं 1792 में, और उसके पास पैसा नहीं था तो उसने अपने लड़कों को गिरवी रख दिया था अंग्रेजों को। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, इसमें टीपू पराजित किया गया और युद्ध में
युद्ध के मध्य दिवंगत प्राप्त हुआ, यानी वो मारा गया टीपू। तो ये सारा पूरा फैक्ट है। इनके डेट वाइज और टाइम टू टाइम आप सारी चीज़ों को देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें पूछा गया ये सही कथन, सारे सही कथन दिए गए हैं, मैं पढ़ देता हूँ। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने, ये कारखाना लिखा गलत टाइप हुआ है, कारखाने स्थापित किए। दूसरा है आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। और मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण में धन दिया, ये भी सही है। तो इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद फिर से ये सही कथन है, क्या है इसको देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए, ये मीर जाफर लिखा, मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो सही बात है, षड्यंत्र रचा ही था, उसी को तो कहते हैं कि वो षड्यंत्रों का षड्यंत्र था। तो ये सारा डिटेल था चैप्टर नंबर 3 का। इसके बाद जो हमारा फिर आएगा वो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इससे भी जितने लास्ट ईयर के प्रश्न हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप हमें उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।